हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का, और आप इसमें जो देख रहे थे, हमारा जो टॉपिक था आज का, ये है अनुपात और समानुपात। ठीक है, और हमने क्या किया है, इसके ऑलरेडी कुछ वीडियो आप पीछे डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पीछे 104 नंबर तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और आगे हम इसके आज देखने वाले हैं। क्योंकि क्या है दोस्तों कि इसमें जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन थे, और हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा लेके नहीं चलते हैं, इसलिए क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन तक आपकी पहुंच बन सके, इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटा हो, कम क्वेश्चन हो, लेकिन आपका सारा क्वेश्चन आपकी तरफ कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 105 नंबर। अब बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन देखेंगे, चिंता ना करिएगा। ठीक है ना, जो भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आएंगे, आसान तरीके से सॉल्व करके आएंगे, ये मेरी वादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसमें आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें सिर्फ आसान क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है, हमें सारे क्वेश्चन पढ़ना है। क्योंकि अगर आप सीजीएल वगैरह के एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो वहां पे आपको बहुत आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता का जो भार है वो 7 संबंधे 8 है। यानी कि जो श्री है और श्रीमती गुप्ता, ठीक है, श्री और श्रीमती गुप्ता, ठीक है ना, श्रीमती गुप्ता कर लिए, बस श्री करिए, श्रीमती कर लिए, बस हटाइए, गुप्ता हटाइए। ठीक है ना, जो इनका जो अनुपात है वो 7 संबंधे 8 का अनुपात है। बात समझ में आ रही है। अभी देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि तथा इनके कुल भार का, ठीक है, तथा इनका जो कुल भार है वो 120 केजी है। 120 केजी यानी इन दोनों लोगों का जो भार था वो 7 और ये 8 में, यानी कि अगर श्रीमती का जो था 8 अगर भार है तो इनका 7 भार है श्री का। ठीक है, इसलिए टोटल भार, क्योंकि अगर आप अलग अलग करेंगे तो ये 7 x हो जाएगा, ये 8 x होगा, और इन्हीं का टोटल योग जो है आपका 120 केजी दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपके नीचे चल रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार, ठीक है ना, श्री गुप्ता का भार, ये तो श्रीमती गुप्ता है, ये श्री गुप्ता है। ठीक है ना, तो कह रहा है डाइटिंग कोर्स करने के बाद ना श्री गुप्ता का भार जो है वो 6 किलोग्राम कम हो जा रहा है। पहले तो इसको हम सॉल्व कर लें, आखिर इन लोग का भार कितना कितना है। ठीक है ना, जब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 8 7 होता है 15, 15x बराबर 120, और 15 वटे होता है 120, यानी x बराबर 8 हो गया। तो आप देखेंगे कि जिस श्री गुप्ता का जो भार था वो कितना था, 8 से 56 था, और जो यहाँ पे श्रीमती का था, ठीक है ना, श्रीमती, इनको जरा देखिए, श्रीमती का भार कितना था मेरे भाई, तो 8 × 64 था। कितना था, तो 8 × 64 था। ठीक है, 64 इनका भार था। बात समझ में आई। अभी देखिए क्या रहा है, कह रहा है ना कि 6 किलोग्राम भार किसका कम हुआ। 6 किलोग्राम भार अगर हम क्या कर रहे हैं, श्री गुप्ता का कम कर रहे हैं, तो इनके भार का अनुपात 5 संबंधे 6 हो गया। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ है, जरा एक बात बताइए। ये इनका भार ये है 56, ठीक है, श्री गुप्ता का भार 56 था और इनका भार 64 है। श्री गुप्ता के भार में अगर 6 की कमी आई तो पूछ रहा है कि श्रीमती गुप्ता के भार में कितनी कमी आई, नहीं पता है। ठीक है, और इन्हीं का जो अनुपात निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है आपका, 5 संबंधे 6, 5 संबंधे 6 यानी कि 5/6। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा 50/64 माइनस 6 बराबर 5/6, और ये कट गया 50 से 10 बार में, ये जाएगा जब तो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 बराबर ये 64 माइनस x, या x बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि श्रीमती गुप्ता जो थी उनका भार कितना कम हुआ, तो 4 केजी भार कम हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले, देखते हैं। बहुत ही कमाल का अगला क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बहुत ही कमाल का है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सीजीएल का क्वेश्चन है ये, और अब मैं बता रहा हूँ पिछले एग्जाम में लगभग 2018 के पहले के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है ना, और इसमें आपके बीमा परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 106 नंबर कह रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक एक वर्ड को। ठीक है ना, कह रहा है कि हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बराबर है। ठीक है ना, एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटता है कि टुकड़ों का जो भार है 1 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में था। यदि
टूटने पर हीरे का मूल्य में 7,000 दिया है ना, इसको आप 70,000 करिएगा, क्योंकि ये 7,000 नहीं है, ठीक है ना, 7,000 नहीं है, ये 70,000 है, यानी कि 70,000 की हानि हो रही है। जरा इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। तो मूल हीरे का मूल्य कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको देखते हैं जल्दी से हम, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कह रहा है ना, जो कह रहा है वो 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो मूल्य है, मूल्य के बराबर क्या है, उसका भार वर्गमूल है, ठीक है ना। यानी अगर मूल्य क्या है, x है, अगर हम मान लें मूल्य यहाँ पे अगर x मान लेते हैं तो उसका जो वर्गमूल होगा ना, इसके वर्गमूल के बराबर होगा, यानी कि ये रूट में x हो जाएगा, रूट में x होगा, ठीक है। अगर मूल्य x है उसका, तो आपका जिसका जो भार है वो क्या होगा, रूट में x होगा, क्योंकि यही दोनों क्या है, आपस में बराबर है। बात समझ में आ रही है ना। यानी क्या अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, जानते हैं क्या, ये बीच में ऐसे चिन्ह होता है, अगर आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह देता है, और जब इसको हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। तो नियतांक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इसको भी बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या है, अब यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले आप एक बात जानिए, अगर मान लीजिए कि अगर ये 100, उसका मूल्य अगर 100 रुपया है, उसका मूल्य अगर 100 रुपया है, तो मेरे भाई एक बात आप जानते हैं कि क्या है कि 10 रुपया 10 क्या होगा, उसका भार होगा, क्योंकि भार जो है वो क्या है, इसके मूल्य का वर्गमूल है, और मूल्य का वर्गमूल यानी कि 100 का वर्गमूल 10 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है कि नहीं। यानी कि अगर ये मूल्य है, ये प्राइस है, और आपका ये वेट है, बात समझ में आ रही है। यानी प्राइस के वर्गमूल के क्या है, बराबर है उसका वेट। इस चीज को बस आपको समझना है, बाकी आपका क्वेश्चन बहुत आराम से होने वाला। देखिए अब क्या है, चूंकि जब हीरा टूटा, जब हीरा क्या हो रहा है, टूट रहा है, किस अनुपात में टूट रहा है मेरे भाई, वो 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में। ये भार दिया है, भार का अनुपात है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भार का अनुपात है। अब जरा बात बताइए, जब भार टूटा तो ये एक टूटा होगा, पहले वाला एक टूटा होगा, एक, बात समझ में आ रही है, एक टूटा है ना, एक टूटा है, यानी कि पूरे 10 में ये कितना भाग है, पूरा 10 भाग था ना आपका हीरे का, सॉरी वेट था ना, पूरा 10 का था, उसका वेट था पूरा 10, यदि वो उसका वेट है, उस 10 में क्या है, एक भाग यहाँ पे टूट गया है, ठीक है। अब ये 2 है, पूरे 10 का 2 भाग यहाँ टूटा है, पूरे 10 का जो है 3 भाग यहाँ टूटा है, ठीक है ना, और पूरे 10 का जो है 4 भाग यहाँ पे है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बस आपको करना कुछ नहीं, बहुत आराम से सारा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अरे यहाँ पे भी आप जोड़ोगे तो पूरा 10 नहीं हो रहा है क्या, यही तो मैंने माना। यहीं से देखिए ना आप, जरा 4 3 7 7 3 10 होता है ना, यानी कि पूरा 10 इसका वेट था। अगर 10 उसका वेट है तो उसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, तो प्राइस का, यानी कि प्राइस उसका वर्ग होगा, 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बस देखिए आप यहाँ से आगे। लेकिन एक बात आप और देखिए, यहाँ पे ये क्या था, आपका वेट है, यानी कि जो हीरे टूटे हैं ये उनका वेट है, यानी 10 में 1 है इसका, 10 में 2 kg ये है, 10 kg में 3 kg है, और ये 10 में ये 4 kg, और टोटल का जोड़ देंगे ना, ये 10 kg आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जरा एक बात बताइए, हमें क्या चाहिए, हमें मूल्य चाहिए कि आखिर उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था। हमने प्रारंभिक मूल्य तो x माना है, कि माना उसका x मूल्य था, बाद में ना उसको हानि हुई कितने की, 70,000 रुपए की। जरा एक बात बताइए, जब मूल्य के रूप में आप लेंगे ना तो क्या होगा, मूल्य जो था इसका क्या था, इसका वर्ग था। वर्ग का मतलब ये हो, जो 10 है वहां पे आप 100 लिख करके 1 से गुणा करेंगे, तब जाके उसका मूल्य प्राप्त होगा। इन टुकड़ों का मूल्य कैसे प्राप्त होगा, अगर ये तो वेट था, अगर आपको क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, तो क्या होगा, इसका x का क्या हो जाएगा, क्योंकि हम 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 था, 10 का वर्ग क्या होगा, प्राइस होगा ना, क्योंकि 10 का वर्ग ही क्या था, प्राइस था, और x किससे गुणा, यानी कि उसका प्राइस है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, प्लस यहाँ पे क्या है, 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका प्रारंभिक प्राइस मान रखा है ना, यानी कि उसका प्राइस x था, 2x अभी क्या है 100। बात समझ में आ रही है, यानी कि 100 रुपए में उसका 2x क्या था, प्राइस था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये 3x बटे में क्या हो गया, 100 हो गया, प्लस यहाँ पे 4x बटे में 100 हो गया। लेकिन यहाँ जरा एक बात याद रखिएगा, इसका भी क्या होगा, वर्गमूल होगा। क्यों वर्गमूल होगा, मैं जरा एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि इस टोटल के वर्ग के बराबर है आपका प्राइस, इसलिए क्या होगा, 1 का तो वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, और इसका वर्ग 9 और इसका 16 हो जाएगा। बस बात खत्म। ये क्या है,
अब इन टुकड़ों का अगर आप इस मूल्य पे टोटल को बेचेंगे तो 70 रुपए की हानि और 70,000 रुपए की हानि हो रही है। यानी कि अगर पहले प्राइस उसका x था और अभी जो पूरा प्राइस हो रहा है, अभी जिसका पूरा प्राइस हो रहा है जोड़ने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 30x बटा में 100 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 30x बटा में क्या होगा, 100 होगा। ठीक है ना, 30x बटा में 100 होगा। यानी कि और बराबर यही कि हानि कितने की है, वो 70,000 की है। यानी जब पहले वो 1 रुपए में बेच रहा था और अभी टूटने के बाद अगर वो 30 का क्या 100 में बेचेगा अगर वो, तो क्या होगा, उसको इतने रुपए की हानि हो जाएगी। जरा एक बात कहिए, जब करेंगे यहाँ से आएगा 7x बटा में 10, ठीक है ना, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 से कटेगा यानी कि 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो 1 लाख रुपए था। ठीक है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझना है और सारा क्वेश्चन आपके सामने होगा। बात समझ आ रही है? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए क्या है ना कि अगर आप ज्यादा ही आसान क्वेश्चन से चक्कर में अगर पढ़ेंगे, ज्यादा आसान क्वेश्चन हो, तो ये आसान क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी वगैरह का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां तक तो सीमित है आपका। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप एसएससी लेवल पे पूछेंगे ना, एसएससी के सीजीएल लेवल पे आप जाएंगे तो आपको जो है आसान क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते वहां पे। ठीक है, इसलिए आप जरा कठिन क्वेश्चन भी पढ़ा करिए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, जरा यहाँ देखते हैं 107 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, क्या है ना कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है। इसका कितना भाग निकाल करके उतना ही भाग पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी का अनुपात बराबर हो। देखिए जरा, मैं ऑप्शन से करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और बहुत ही छोटे तरीके से करना है इसको। ठीक है ना, सबसे पहले ऑप्शन आप लिखिए। ए ऑप्शन क्या दिया गया है, 1/3। बी ऑप्शन क्या दिया गया है आपका, वो 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। सी ऑप्शन है 2/3 है। ठीक है ना, और डी जो ऑप्शन दिया गया है आपका वो है 3/4। ये ऑप्शन आपको वहां पे नहीं लिखना है, आपके सामने रहेगा क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। अब देखिए जो है ये चारों ऑप्शन है और कह रहा है कि मदिरा और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, वो 3:1 का है। ठीक है, जब 3:1 का मदिरा और पानी का अनुपात है मेरे भाई, तो कह रहा है कि यानी कि 3 मदिरा है तो एक क्या है, उसमें पानी है। टोटल क्या है, 4 है। लेकिन कह रहा है ना कि कितना मदिरा निकालें, जितना मदिरा आप निकालेंगे उतना ही पानी मिलाएंगे। ठीक है, तो कौन सा और देखिए क्या है ना कि उसका अनुपात बराबर आना चाहिए। बात समझ आ रही है? यानी जितना आप पानी निकाल रहे हैं ना, सही, जितना आप मदिरा निकाल रहे हैं उतना ही आप क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो देखिए जरा, हमें तो नहीं पता है कि हमने कितना मदिरा निकाला। ठीक है, तो ये 3/1 हो जाएगा ना, 3/1 लिख सकते हैं। तो जरा एक बात कहिए, सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है ना, अगर हमें नीचे 3 लाना हो, ऊपर 1 लाना हो, तो क्या करेंगे, तो नीचे 3 लाना है तो पानी मिलाएंगे। पानी मिलाई जा रही है, पानी की मात्रा है, यानी 2 अगर हम पानी मिला रहे हैं तो 2 हमें अगर मदिरा घटाएंगे, मदिरा जितना निकालेंगे उतना ही पानी भी मिलाएंगे। ये बात कह रहा है। हमने मदिरा में से 2 निकाला तो और पानी में 2 मिला दिए पानी। ठीक है, आया क्या, 1/3। आपका आंसर यही आ गया, पहला वाला ये। ठीक है, बाकी आप किसी आंसर को देखेंगे नहीं आएगा। देखिए कैसे, जरा आप नीचे 4 ले आके देखिए ना, 4 ला के देखिए नीचे, ये वाला आंसर, क्योंकि आंसर तो 4 आएगा ही नीचे, जाहिर सी बात है। तो लेकिन आपका नीचे क्या था, 3/1 है। 1 में 4 लाने के लिए 3 से यहाँ पे करेंगे, जोड़ेंगे 3, और यानी कि मदिरा आप 3 निकालेंगे तभी तो 3 जोड़ेंगे इसमें पानी। 3 मदिरा निकाल के 3 लीटर पानी जोड़ेंगे, 3 लीटर। लेकिन क्या है, जब निकालेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो यानी 0/4 होता है, नहीं होगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ भी देखेंगे, अगर 3/1 है, 3/1 है तो जरा बताइए 3 लाने के लिए 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जोड़ेंगे 2, आपको मदिरा निकालना पड़ेगा। जब मदिरा निकालेंगे तो 1/3 आएगा, ये नहीं करेगा ये वाला। ठीक है, ये देखिए जरा, इसको अगर 4 करना चाहेंगे तो 1 + 3 4, और ये 3 था, 3 में से मदिरा आपको निकालना पड़ेगा, आप वही बात आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है, आपका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जहां ऑप्शन से हो रहा है वहां छोड़िए मत मेरे भाई। ठीक है, वहां से आपको आराम से कर लेना है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही क्या है जब आराम से हो जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब आ गया ये भौगोलिक समान। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखते हैं जरा, कह रहा है ना कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात। पृथ्वी क्या होता है, देखिए जरा, यहाँ पे मैं पृथ्वी बना रहा हूँ आपको। कुछ इस प्रकार का पृथ्वी होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का पृथ्वी होता है ना, इसको कहते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव कहते हैं।
ठीक है ना, और इसको कहते हैं क्या, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। अब जरा एक बात करिए, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, इस पूरे पृथ्वी पे थल यानी कि जो स्थल है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, और पानी जो कि समंदर वगैरह नदियां वगैरह हैं, ठीक है ना, ये इनका जो अनुपात है ना वो एक संबंधे दो का है, ठीक है ना। यानी कि थल और संबंधे जल का जो अनुपात है संपूर्ण पृथ्वी पे कह रहा है, संपूर्ण पूरे पृथ्वी पे वो है एक संबंधे दो के अनुपात में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा मतलब कि रियली नहीं है आपके उसमें, ठीक है ना। ये सिर्फ क्वेश्चन कह रहा है कि एक संबंधे दो के अनुपात में, ठीक है। अब देखिए कह रहा था कि उत्तरीय अर्ध गोलार्ध में, अब देखिए अर्ध गोलार्ध क्या होता है, जब हम क्या करते हैं इस पृथ्वी को विषुवत रेखा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, भूगोल में, ये बीचों बीच से अगर काट देंगे तो ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग, उत्तर ध्रुव वाला भाग क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, यहाँ से ऊपर, ठीक है ना। यानी और यहाँ से नीचे क्या दक्षिणी गोलार्ध है। यानी आप कह सकते हैं वृत्त को उसके सेंटर से मिलाने वाली जीवा, एक वृत्त की परिधि को सेंटर से मिलाने वाली जीवा ही क्या होती है, उसका क्या होता है, वो व्यास कह लेते हैं, ठीक है ना। यानी व्यास ही जो होता है ना, ये वृत्त को क्या करता है, आधे आधे भाग में बांटता है, यानी आधा भाग वो आधा भाग ये, जो आधा भाग उत्तर वाला है उसको हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब जरा देखिए क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इसमें जो है ना यह अनुपात जो है, यानी कि थल और जल का अनुपात, ठीक है ना। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, थल और जल का अनुपात कितना है मेरे भाई, कितना दे रखा है, जरा देखिए तो यहाँ पे वो दिया है 2 संबंधे 3 दिया है। अब जरा बताइए, आपसे पूछ रहा है ना, और आपसे लास्ट में पूछा है कि तब बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात क्या होगा, थल और जल का अनुपात क्या होगा, हमें तो नहीं पता है। हमने मान लिया कि दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ये दक्षिणी गोलार्ध में पूरा है, इसके नीचे थल और जल का अनुपात क्या है हमें नहीं पता है। जरा एक बात कहिए, हमने मान लिया कि दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपात क्या है, थल और जल का अनुपात हमने मान लिया x है, और आप जानते हैं कि x का बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इस 1 को अगर हम आप बटे हुए है, अगर इसको हम संबंधे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। यानी थल और जल का दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, एक संबंधे 1 का अनुपात है, ये चीज हमने मान लिया है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या है, पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल तो होगा ही पूरा, हम मान लेते हैं पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है a है, ठीक है ना। पूरे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो a है, ठीक है ना। पूरे पृथ्वी का अगर क्षेत्रफल a है मेरे भाई, जरा एक बात कहिए कि संपूर्ण पृथ्वी पे जल कितना होगा, संपूर्ण पृथ्वी पे थल कितना होगा, पहले थल बराबर, जरा एक बात कहिए, इस पूरे 3 भाग में, यानी एक भाग थल है एक भाग जल है, इस पूरे 3 भाग में क्या है, एक भाग क्या है आपका, एक भाग जो है आपका थल है और गुणे a, यानी कि पूरे जो है क्षेत्रफल का 1/3 क्या है, थल है, ठीक है ना, यानी कि स्थल है। अब देखिए, अब वही संपूर्ण पृथ्वी के क्या होगा, अगर जल की बात करेंगे, आप जल की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इस 3 में 2 जल है इसमें, ठीक है ना। और ये जो जल है तो संपूर्ण एरिया का 2/3 है, ठीक है ना, यानी कि पूरे पृथ्वी का जो एरिया है उसका 2/3 है, ठीक है। आप देखिए जरा यहाँ पे, अब कह रहा है, अब यहाँ पे जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप जा रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में थल का पूरे क्षेत्रफल, यानी कि आप जानते हैं ना कि अगर ये पूरा क्षेत्रफल अगर a है, तो ऊपर वाला क्या होगा, a/2, क्योंकि आधा बांट रहा है। अगर पूरा क्षेत्रफल, पूरा एरिया क्या है, a है मेरे भाई, अगर ये पूरा एरिया, इस पूरे पृथ्वी का एरिया अगर a है, जब हमने आधे में से इसको बांट दिया, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, यानी a/2 नीचे इसका हो गया एरिया, ना एरिया, बस बात खत्म यहाँ पे। अभी देखिए, जब आप क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में आप जब क्या करेंगे, थल निकालेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में जो थल है ना, वो टोटल क्या है, वो टोटल आपका ये जो हो जाएगा 5 में 2 है, यानी कि 5 में 2 है, और ये किसके बराबर है, यानी 5 में 2 है, 5 में 2 का मतलब क्या है, a/2 का, यानी पूरे एरिया का आधे का जो है, पूरे एरिया का आधे का क्या है, a/2 है, यानी आप कटाने के बाद इसको a/5 भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे
अगर जल की बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में, अगर जल की आप बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इस पूरे 5 में जल कितना है, 3 है, और पूरे क्षेत्रफल का ना, पूरे क्षेत्रफल से इसकी तुलना करेंगे, यानी कि A/2, यानी कह सकते हैं कि 3A/10 है यहाँ पे। बात समझ आ रही है। लेकिन जरा एक बात याद रखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में थल की बात करेंगे, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप क्या करेंगे, थल की बात करेंगे, तो आपको एक चीज पता है कि दक्षिणी गोलार्ध में कि थल क्या होगा, ये पूरा थल है, यानी कि x+1 जो है थल है, क्योंकि जोड़ते ही है ना, यहाँ पे भी हमने जोड़ा था 3, 2, 5 पूरा, ठीक है ना, वैसे जोड़ेंगे। पूरा थल क्या है, थल ये है, पानी ये है, यानी थल जो है x है, और ये किसका x है, इस पूरे उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र का, ठीक है ना, यानी A/2 का। बात समझ आ रही है। अब जरा एक बात बताइए, दक्षिणी गोलार्ध का थल आपको पता चल गया, ठीक है ना, और उत्तरी गोलार्ध का थल आपको पता है। दक्षिणी गोलार्ध का थल आपको पता है, उत्तरी गोलार्ध का थल आपको अगर पता है तो क्या करेंगे, कुल थल कितना है, संपूर्ण जो थल का स्थल है वो कितना है, जरा एक बात बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध का थल प्लस उत्तरी गोलार्ध का थल बराबर ये टोटल गोलार्ध का थल अभी कितना निकला था, पूरे पृथ्वी का जो थल का निकला था वो A/3 निकला था। और आप जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध का अभी निकला है कितना, कि x क्या हो जाएगा, 2x+1। अगर आप डायरेक्ट यही गुणा कर देंगे ना तो थोड़ा सा आसान रहेगा, यही डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 2x+2 प्लस क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध में कितना था, A/5 थल था, ठीक है ना, A/5। और यही जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जब पूरा जोड़े, जो पूरा थल आया था आपका संपूर्ण पृथ्वी का, वो A/3 के बराबर आया था। ए देखेंगे यहाँ सब में कट जाएगा, ए सब में कटेगा, ए कटने के बाद क्या होगा, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना। हम मुझे पता है कि आप x की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 2x+2 और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इससे कट ही जाएगा, इसका गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, और ये प्लस इसका इधर गुणा होगा तो 2x+2 बराबर 1/3 हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू आएगी 4/11 आएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर आ जाएगा आपका 4/11 आएगा। ये चीज मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ से कर लीजिएगा, जगह नहीं है, ठीक है ना। जब x का मान 4/11 आया तो बस आप x के मान रखें यहाँ पे। जब आप x का मान रखेंगे इसमें दक्षिणी गोलार्ध में, तो क्या होगा, जो थल का अनुपात है वो क्या आएगा, 4/11 अगर आप क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे तो आएगा 4/11, और यही हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है ना। 4/11 जो होगा वही क्या होगा, आपका टोटल आंसर होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रैंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो रैंक क्रिएट करते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन तो नहीं था, बस क्या था कि आपको जो है ना इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर जो लोग ये सोचते होंगे, जो महानुभाव कि अनुपात और समानुपात बहुत ही इजी है, उनको इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या कह रहा है ना कि दो वस्तुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात जो है 2:1 है। जिंक और तांबे का अनुपात, ठीक है ना, जिंक, ठीक है, Zn और कॉपर का अनुपात जो दिया गया वो कितना है, वो दिया है आपका 2:1, ठीक है। अब देखिए जरा, फिर कह रहा है कि अगले में कह रहा है ना कि तथा दो धातुएं दी गई हैं, दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 है और तथा 4:1 है, ठीक है ना। 2:1 और 4:1 है। और फिर बाद में क्या कह रहा है ना कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, कि जिंक और तांबे का अनुपात जो है वो क्या है, 3, यानी किस अनुपात में मिलाएं इसको कि 3:1 इसका जो है मिश्रण आ जाए, ठीक है ना। अब जरा एक बात करिए, किस अनुपात में मिलाएं, ये बात आपसे पूछ रहा है, तो हमें पता नहीं है कि किस अनुपात में मिलाएं। तो हम क्या करेंगे, अगर आप जिंक ले रहे हो तो जिंक मात्रा ये है, ये है, ये है। अगर आप कॉपर ले रहे हो तो कॉपर की मात्रा ये है, ये। तो हमें किसी एक की मात्रा को बस लेके चलना है, ठीक है ना। और क्या होगा, जब हम किसी एक की मात्रा को लेके चलेंगे सब में, तो हमारा सारा आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, हल मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जरा, हल मैं इधर कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, देखिए इस चीज को आप समझिए। क्या है, इस पूरे 3 में, यानी कि 3 में क्या है, ये 2 जिंक है और 1 कॉपर है, यानी पूरे 3 में क्या है, 2 क्या है इसमें,
जिंक है। मैं सब में क्या कर रहा हूँ, जिंक ले रहा हूँ। इसमें भी जिंक है, इसमें भी जिंक है, ये कॉपर है एक वाला, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इस पूरे भाग में 5 में, इस पूरे 5 भाग में 4 भाग क्या है, यहाँ पे क्या है, जिंक है। और इसमें क्या है कि पूरे 4 भाग में, ठीक है, पूरे 4 भाग में 3 भाग क्या है, जिंक है। अब देखिए एलिगेशन मेथड लगाइए जरा, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है, इसका इधर गुणा होगा तो जरा देखिए, सॉरी यहाँ पे घटाते हैं, यानी क्या होगा कि इसमें से इसको आप घटाएंगे, यानी कि 4/5 माइनस 3/4, और इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 3/4 माइनस 2/3। ये है एलिगेशन रूल, ठीक है ना, ये एलिगेशन रूल है। और अगर आपने मिश्रण का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देखेंगे, ये सारा मेथड आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा मेथड करने के लिए मैंने इस रूल को लगाया हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या है अब, और यही दोनों क्या, इसी दोनों का जो मान निकल के आता है, यही क्या होता है, आपका अनुपात होता है, ठीक है ना। देखिए जरा, इसको करेंगे तो आएगा 20 और 4 चौके 16, 16 और 16 माइनस क्या होगा, 15 हो जाएगा। संबंध यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, ये 9 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/20 संबंध है 1/12, 5 4 5 20, 4 3 12, या अगर आप 15 से इसके एलसीएम से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि 3 संबंधे 5 आएगा, और यही हो जाएगा आपका टोटल आंसर। देखिए आगे नहीं, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। जल्दी से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं जल्दी से 110 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में जो है बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। जिससे होता क्या है कि हम वहाँ पे अगर हमें नियम नहीं पता होता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, फिर हम वहाँ पे क्या होते हैं, फेल मार जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 110 नंबर, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धातु में तांबा तथा जिंक जो है 9 संबंध 4 के अनुपात में, यानी कॉपर एंड जिंक, ठीक है ना, कॉपर और जिंक, ठीक है। Zn कितने हैं, 9 संबंध 4 के अनुपात में है। जरा एक बात कहिए, कह रहा है ना कि 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा, यानी कि जो तांबा है इसमें, जो कॉपर है वो कितना है, 24 है। कॉपर क्या है, 24 किलोग्राम है, यानी कि कॉपर जो है आपका वो 24 है। लेकिन यहाँ पे तो अनुपात में अगर हम कॉपर को अलग करेंगे कितना आएगा, कॉपर जब आप अलग करेंगे तो 9x, और ये जिंक अलग करेंगे तो 4x आएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे करें तो 24 है, यानी 9 बराबर होगा 24 के, यानी कि 9x बराबर होगा 24 के, यानी x बराबर होगा 24/9 के, 3 3 के 9, 3/24, यानी कि 8/3। अगर 8/3 अगर आप रखेंगे किसमें, तो Zn की मात्रा निकल जाएगी, यानी कि Zn जो होगा वो 4x है, और x का मान है आपका 8/3, यानी कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 32/3। इसको लिख सकते हैं कि 10 सही 2/3, यानी कि 10 3 30, 30 2 32 आ जाएगा ना। यही क्या होगा, यही आपको Zn का मात्रा पिघलाना होगा। बस आपका आंसर आ गया है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से किया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 111 देखिए जरा, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि एक धातु A के 60 किलोग्राम के साथ B का 100 किलोग्राम मिलाया गया, यदि धातु A में शीशे और टीन का अनुपात जो है ना वो 3 संबंधी 2 हो, तथा धातु B में यह अनुपात 4 संबंधी 1 हो, तो नई धातु में टीन कितना है। यानी देखिए जब इसको आप मिला रहे हैं तो नई धातु में टीन कितना हो रहा है। तो सबसे पहले जो है ना कि पहले वाले धातु में कितना टीन था, तो 3 संबंध 2, यानी कि पहले वाले धातु में। दूसरे वाले धातु में कितना है, तो ये है आपका 4 संबंध 1, ठीक है ना, 4 संबंध 1 है। आपको पता है कि जो पहले वाले का टोटल जो है वो 60 किलोग्राम है, टोटल वाले पहले का जो टोटल है आपका वो 60 किलोग्राम का मिश्रण है, ठीक है ना। जब ये 60 किलोग्राम है टोटल, यानी कि इसको आप 3x, इसमें 3 की मात्रा लास्ट कर दिया है ना, क्योंकि पूरे धातु में कह रहा है ना, पूरे धातु में कहा गया, हाँ पूरे धातु में कह रहा है कि शीशे और टीन की मात्रा। तो शीशा क्या है, शीशा आपका ये है, टीन आपका ये है, शीशा आपका ये है, टीन आपका लास्ट वाला है, ठीक है ना। तो ये 3x प्लस 2x बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 12 5 60, यानी x बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। x बराबर जब 12 आया, इसमें टीन की मात्रा कितनी आई, इसमें टीन की मात्रा कितनी आएगी, तो 12 दूना के 24, जो टीन था आपका, टीन जो था आपका कितना था, 2x था, x का मतलब 12 24 आई पहले वाले में, ठीक है। वहीं आप क्या करेंगे, दूसरे वाले में जब देखेंगे टीन 1 है, लेकिन अगर अलग करेंगे 4x 1x बराबर, ये टोटल था आपका 100, टोटल 100 था ना। बी वाले में देखिएगा, अब क्या है, ये 5x बराबर 100 जब होगा 20 बार में कटेगा,
x बराबर 20 है तो इसमें 3 की मात्रा कितनी है? 1x मतलब कि 20 ही है। बात समझिए, 20 ही हो जाएगा। अरे 20 ही हो जाएगा ना 3 की मात्रा। तो टोटल कह रहा है कि टोटल 3 की मात्रा तब कितनी हो गई? तो टोटल हो गई 24 प्लस 20 बराबर 44 kg। क्या हो गया आपका? टोटल 3 हो गया। ठीक है, तो जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है ना, और आपका सारा क्वेश्चन जो है आ जाएगा। मैथ लगाने से पहले आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तब मैथ जाके सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पे 112 क्या होगा? कह रहा है कि एक महाविद्यालय में, देखिए बहुत ही बड़ा चौड़ा लिख दिया लेकिन है क्वेश्चन आसान। ठीक है ना, कह रहा ना एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की जो संख्या का अनुपात है वो 3:5:8 है। ठीक है ना, 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि हो जाए तो कह रहा है कि अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, देखिए जरा यहाँ पे छात्रों की संख्या का अनुपात आपको पता है 3:5:4 था। ठीक है ना, ये सॉरी 8 था। ठीक है ना, 8 था। ठीक है, 8 लिखे। देखिए कह रहा है 20%, 25%, सॉरी 20%, 40%, 25% की वृद्धि हो रही है। 20%, 40% और 25% की वृद्धि हो रही है। तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ बस। ठीक है, अब देखिए मैं इसको हल कैसे करूंगा। आपको पता है कि 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 20×5=100 होता है। यानी कि जो 100 है ना नीचे आ जाएगा, 20 से कटेगा तो 20×5=100 होगा ना। और कुछ नहीं कर रहा हूँ, वृद्धि हो रही है। यानी कि वृद्धि होने की कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला 1 होता है अंश का, उसको हर में जोड़ के लिखते हैं। ठीक है ना, यानी 1 में अगर हर जोड़ देंगे तो 6/5 होगा। यानी कि इतना का वृद्धि हुआ था। अब आगे जाइए, तो इसमें क्या है 40 है। अगर 40 में अगर आप 100 लिख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे ये कटेगा 2 दूना के 4, 2×5=10, यानी कि 2/5 लिखेंगे। यानी कि क्या है ना कि वृद्धि हो रही है 40% की। यानी 5 में अगर 2 जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/5। अगर कमी होती ना तो 5 में से 2 घटा के लिखते। ठीक है ना, वृद्धि हो रही है इसलिए 5 में क्या कर 2 में 5 जोड़ देंगे। ठीक है, अभी देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो वृद्धि हो रही है डायरेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी 140/100 ऐसे रख के कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 1/में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में जोड़ लिखेंगे 5/4 हो जाएगा। बस बात खत्म। देखिए क्या है, वृद्धि हो रही थी यानी कि 3×6/5 संबंध है, 5×7/5 संबंध है, 8 गुणे क्या हो जाएगा? 5/4। यानी कि क्या होगा, यहाँ जरा देखिए ये नहीं कटेगा लेकिन 4 दूना के 8 तो कटेगा ना यहाँ पे। अब करना कुछ नहीं है, सब में जो है ना इन सब सारे अनुपात में आपको 5 से गुणा कर देना है। ठीक है, क्योंकि नीचे 5 ही बचा है ना, इसके एलसीएम से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा कि इसमें जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, संबंध है 5 से जब इसमें गुणा होगा तो 5 तो कट जाएगा, बचेगा 35। ठीक है ना, 35 बचेगा। अब इसमें 5 से गुणा होगा, 5 कटेगा 18 बचेगा। ठीक है, और जो यही है आपका टोटल अनुपात आंसर है। बात समझ में आ रही है ना, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप अगर चाहते थे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब बताइए डायरेक्ट कैसे करते? डायरेक्ट आप कैसे करते मेरे भाई? जरा डायरेक्ट वाला भी देख लीजिए। यहाँ पे ये जो 3 है ना कि 3:5:8 था, कह रहा 20% की वृद्धि यानी कि 120/100। ठीक है ना, संबंध है। इसमें 5% है, 5 में 40% की वृद्धि 140/100। ऐसे भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और संबंध है 8 था, 8 में कितना वृद्धि हो रहा है? तो 25 का 125/100। ठीक है ना, 100 से ही वृद्धि हो रही है ना। अब देखिए क्या है, यहाँ से ये कटता, यहाँ से ये कटता, 2 यहाँ कटाते अगर 2×6 12 और कितनी बार में 2×5=10। ठीक है, वही चीज यहाँ से कटता तो 5 दूना के 10, 2×7 14, 7 बार में कट जाता। और यहाँ पे 25 25 125 25 100 के 100, 4 दूना के 8। और अगर आप क्या करते 5 नीचे बचा 5 से गुणा करते अगर, वही आपका आ जाता 18 संबंध है, 35 संबंध है, 50 आ जाता। बात वही होती मिला करके। ठीक है, बस मैंने वहां पे फैक्टराइजेशन कर दिया था। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों विधि में से कोई विधि भी अगर आपको अगर सही लग रही है आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 113 नंबर। ठीक है ना, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 113 नंबर कह रहा है ना कि एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में जो विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे, वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी
द्वारा प्रवेश लेने पर क्या हो रहा है, अनुपात जो हो रहा है ना वो 8 संबंधी 11 का हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे, जरा एक बात बताइए। कला में 4x है और बटा में क्या है, वाणिज्य में 5x है। ठीक है ना, और कह रहा है ना कि वाणिज्य में जो है 65 और विद्यार्थी आ गए, इस वाणिज्य में 65 और विद्यार्थी आए, अनुपात कितना हो गया 8 संबंधी 11 का, यानी कि 8 बटे में 11 का अनुपात हो गया। करना कुछ नहीं है, 4 गुना के 8 हो गया, यहाँ पे हुआ कि नहीं। 11 को उधर गुणा करेंगे, 11x बराबर 2 का अंदर गुणा करिए, 10x प्लस 130 हो जाएगा। ये 10 इधर लेके आएंगे, यानी 1x बराबर आ जाएगा 130। ठीक है ना, 130 तो निकला, तो 130 निकला तो कला कितना था 4x और वाणिज्य था 5x, तो कला का में चाहिए ना, तो कला का में चाहिए। कले में कितने छात्र थे, तो 4x छात्र, यानी कि 4 गुणे 130। ठीक है, 13 चौके 52 होता है, यानी कि 520। ये टोटल क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 114 नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है आपका, जो 114 नंबर कह रहा है ना, वही क्वेश्चन अभी पीछे हमने किया था कि जो विद्यार्थियों के छात्रों की जो अनुपात है संख्या का, वो कह रहा है ना 5 संबंधे 4 संबंधे 7 है। ठीक है ना, 5 संबंधे 7, 4 संबंधे 7, 5 संबंधे 4 संबंधे 7 है। ठीक है, कह रहा है कितने की वृद्धि हो रही है, 20, 25, 20%। ठीक है ना, 20%, 25%, ठीक है, और 20% की वृद्धि हो रही है। अब जरा देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं कैसे किया था, मैं डायरेक्ट ही करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, वहां पे मैं फैक्टराइजेशन नहीं निकालता। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 5 में कितने की वृद्धि हो रही है, 20%, यानी 120 बटे में 100 संबंध है। 4 में कितने की वृद्धि हो रही है, 25 का, यानी कि 125 बटे में 100 संबंध है। 7 में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 20 का, 120 बटे में 100। ठीक है, अभी देखिए ये कटा 0, ये 0 से 0 कटा, 2 छके 12, 2 पचे 10। ठीक है ना, 25 चौके 100 और 25 पचे 125, और ये 4 से 4 कट गया, और 5 गुना के 10, 2 छके 12, यानी कि 6 संबंधे 5 संबंधे, और ये 7 छक 42, 42 बटा में 5। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, 5 से सब में गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, 5 सब में गुणा करेंगे, ये 5 में 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 42, इसमें 5 से गुणा होगा तो जाएगा 25, इसमें होगा तो हो जाएगा आपका संबंधित 30। बस यही होगा आपका टोटल आंसर। ठीक है ना, टोटल आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एक आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बस मैं प्रयास यही करता हूँ छोटा वीडियो बनाऊं, जितना चाहे मुझे वीडियो बनाना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ छोटा वीडियो हो और सारे क्वेश्चन तक आपकी पहुंच बने और आप कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देख सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।